और ये आइन तोड़ने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि इनको इलेक्शन ना मिले। खुल के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। इनके लोग कह रहे हैं कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मानेंगे नहीं, वो इलेक्शंस के खौफ की वजह से। ब्लूमबर्ग वो कहता है कि पाकिस्तान का आज हाल श्रीलंका से बुरा हो गया है। जो श्रीलंका के अंदर जो महंगाई है वो पाकिस्तान की उससे आगे बढ़ गई है। श्रीलंका से महंगाई 1 साल पहले, मैं फिर से कहता हूं, दुश्मन भी पाकिस्तान से वो ना कर सकता जो जनरल बाजवा इस कौम से करके गया। हर रोज महंगाई बढ़ रही है। दुनिया में महंगाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ रही है? मैं आज वो सारी कुव्वतें जो इन चोरों के पीछे बैठी हुई हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं, और अगर हमने अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है, सिवाय इलेक्शन के और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं। दुनिया के सारे माहिरीन ये कहते हैं। तो सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी ये तारीख माफ नहीं करेगी किसी उस इंसान को जिसने जो ये कर रहा है इस मुल्क के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जैसे 2 अहम मामलात अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक एक्ट पर समाअत की है। अदालत ने एक बार फिर फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा को मुस्तरद किया है। कई अहम सवालात उठाए हैं और पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराने का हुक्म दे दिया है, मगर गवर्नमेंट ने एक बार फिर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड ना देने का फैसला किया है। मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों की जानिब से इदारों पर भरपूर सियासत हो रही है। अदालती फैसले रुकवाने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने, सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट और जजेस का एहतसाब करने की कोशिश कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती भी कर रही है। इमरान खान बुध से एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं और वो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद पर जोर दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के अहम इदारे पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी हमले भी जारी हैं। संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उन्हें कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा भी कर रहे हैं, मगर यहाँ हुकूमत इंटेलिजेंस इदारों का भरपूर दिफा कर रही है। गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इमरान खान के इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत करते हुए 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया कि इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर हो चुकी है और अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी खबरदार कर दिया है कि इदारों और एजेंसीज़ की तज़लील और धमकियों पर कानून अपना रास्ता बनाएगा और शरपसंदों को जवाब देना पड़ेगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल है कि ज़ाती मफाद के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश आखिर सियासतदान हासिल क्या करना चाहते हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद दूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट और जजेस कबूल नहीं हुकूमत को, जबकि इमरान खान अहम इदारे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बयानबाजी से गवर्नमेंट और अपोजिशन ज़ाती मफाद के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो ब्रिगेडियर साहब, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अब 2 इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, एक तरफ से उसका दिफा हो रहा है, एक तरफ से उस पर तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब अदालत का दिफा कर रहे हैं तो हुकूमत तनकीद आपके सामने है। तो ये जो सारी लड़ाई है, और मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब का भी मैंने जिस तरह से इंट्रो में बता दिया, अब ये इदारों पर हमले, इदारों में तकसीम, इससे किसको फ़ायदा होगा? सियासतदान हासिल क्या करेंगे? दुआ सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का होगा और सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि 5th जनरेशन वॉर में एग्जैक्ट यही दुश्मन चाहता है कि जो पाकिस्तान के 2 इदारे बचे हुए थे, एक नंबर 1 जो पाकिस्तान की एक एस्टेब्लिशमेंट मतलब आर्म फोर्सेस, और सेकंड है आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट। बात ये जिस तरीके से गवर्नमेंट का काम होता है कि वो अपने अदारों को मजबूत करते हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस हों, चाहे वो आपका पार्लियामेंट ये वो सुप्रीम कोर्ट हो। जिस तरीके से आज भी बात हुई है, ना तो वो 8 जजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना उनकी बात को मान रहे हैं, ना वो 3 जजेस के जो फैसले को मान रहे हैं। दे हैव रिफ्यूज टू गिव रिकॉर्ड ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीजिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये क्लियर डिफाइंस में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि दे वांट टोटल कन्फ्रंटेशन। लाइकवाइज इमरान खान को मैं समझ नहीं आता कि ये किस किस्म के सियासतदान है जो हर वक्त अपने अदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नाम ले लेके बात करते हैं।
इनको समझ नहीं आती कि सियासी लड़ाई आप सियासी तरीके से करें, डोंट ड्रैग एस्टैब्लिशमेंट इनटू इट। यही पहले आपने देखा पीपल्स पार्टी ने भी बहुत बातें की इदारों के खिलाफ, फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब और नवाज शरीफ क्या कुछ करते रहे, और अब यही एग्जैक्टली इमरान खान का बाजवा सोनसो ये कर दिया, नाम लेके कितने इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर के बारे में बात करते हैं आईएसआई के कि जी उसने ये कर दिया वो कर दिया। यू शुड शो मैच्योरिटी, यू नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त ये बड़ी खतरनाक है। उधर आपके सामने जो इकोनॉमी का हाल है वो हमें पता है। क्या अगर अभी ये इमरान सड़कों पर निकलता है, चाहे चाहे वो राना सनाउल्लाह पे जुल्म करता है, मारता है, जो मर्जी करता है, हालात ख़राब होंगे। उससे आपकी मुझे बताएं कि दुनिया में हमारा क्या होगा। आपकी इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल नजर आएगी। गवर्नमेंट आपको बार बार कह रही, चाइनीज जो लीडर आए थे वो भी ये कह रही कि आप अपने आप में इत्तेहाद पैदा करें, शो यूनिटी एटलीस्ट ऑन नेशनल इशू। फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, एक साइड तारीफ कर रही है, दूसरी से बुराई कर रही है। इंडिया में देखें सब हमारे फॉरेन मिनिस्टर के पीछे पड़े, हम आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। लाइकवाइज अभी भी वही बात हो रही है। देखें ना कितनी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आज बेंचेस पे जो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करें, आप कहीं तो कोई बात को एक्सेप्ट करें। आप ये हुकूमत जो होती है यही अपने दारों, कल को आप किसी को सजा मिलती है, सुप्रीम कोर्ट देता है, ये हाई कोर्ट देता है, ये लोअर जुडिशरी देती है, वो मुलजिम कहता है जी आई डोंट एक्सेप्ट, आप क्या करेंगे? क्या आप मुझे बताएं करेंगे? फिर वही, क्योंकि वो छोटा कोर्ट होगा तो पुलिस पकड़ के मार मार के उसको जूते मारते जेल बंद कर देगी। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द जुडिशरी, वेदर इट इज हाई कोर्ट, वेदर इज सुप्रीम कोर्ट। या आप रिव्यू में जाते, आप क्यों नहीं गए हैं? आपने सिलेक्शन कमीशन गया तो आपने 29 दिन के बाद गया है। ये सारी चीजें दुनिया अवाम देख रही है, दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। वी हैव टू डू समथिंग। हमें इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं इसको स्टॉप लगाने की जरूरत है। तो ये बड़ी खतरनाक देखिए स्टॉप फिर यही देखें, जब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, या तो ये खुद के सिचुएशन के लेके जा रहे हैं कि सियासी चीज बना नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगी। अगर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, नंबर 2 आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन होती है तो फौज जरूर इंटरफेयर करेगी। आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन इट इज नॉट डिजायर्ड। वो नहीं रिस्ट्रेन करे। आप अपनी जिम्मेदारी दिखाएं, बैठ जाएं, 1-2 महीने हो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान हैज गिवन अप के जी इलेक्शन हो जाए, टाइम और ले लें, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, दे नो क्या एग्जैक्ट नजर आ रहा है, इसलिए वो चाहते हैं या सियासी शहीद हो जाएं या अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करेंगे, ये दे विल गो 1-2 साल आगे, और पाकिस्तान को ये 2 साल इसी तरीके से चलेगा जो अभी नजर आ रहा है। सही। आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये जो इदारों तक बात, और ये वो इदारे जिन पर बात उस तरह से नहीं की जाती थी और कर नहीं सकता था कोई, और उन्हीं इदारों पर अब एक तरफ से उनका दिफा हो रहा है, दूसरी तरफ से तनकीद हो रही है। तो जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि फिर आम आदमी भी कहेगा कि मैंने इस हुक्म पर अमल नहीं करना, तो इस सारी सिचुएशन तक जाहिर है हम पहुँचे हैं। अब इससे निकलेंगे कैसे और इससे सियासतदानों को क्या हासिल होगा? आप समझते हैं सारी सिचुएशन से सियासी तकसीम मजीद बढ़ेगी? अगर हम सब तय करें कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो फिर निकलने का रास्ता भी निकल आएगा। अगर हमने मानना नहीं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, देखें फौज ने माना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बता भी दिया कि हाँ हमने ये काम किए थे और अब हम पीछे हट गए। अदलिया अभी तक वो जो इशारा होता है ना कि जी जिस तरह फ़ौज ने अपने आप को पीछे हटाया कि सहूलतकारी में, जजेस खुद बोल रहे हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को नौकरी से, जजशिप से निकाला गया। यहाँ पे भी बड़ों को सामने आना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आएँ कि इस मुल्क को चलाना है। इमरान खान ने क्या नहीं बताया कि मैं इंटेलिजेंस के इदारों के ज़रिए पार्लियामेंट का सेशन करता था, मुझे वोट पड़ते थे, सहूलतकारी थी ना। उस वक्त जब एक इसी ओहदे पे मौजूद साहब के लिए कहा गया कि उन्होंने मरियम नवाज़ को बराह रास्त स्मैश करने की धमकी दी थी, तो फिर तनकीद हुई थी। जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का, तो हम इस प्रोग्राम में भी बात करते थे, तो ISPR से भी हुई बात, सवाल हुए कि जी ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इसके ऊपर बात करें। तो यहाँ गवर्नमेंट पे अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और आसिफ अली जरदारी हैं और निगरान वज़ीर आला है, वो बोले हैं, तो उस पर PTI की तनकीद तो समझ आती है। लेकिन इसको अब ये समझना, असल बात यह है कि सब अपने अपने दायरा कार में आने की तैयारी करें।
क्योंकि सब ने इतना बुरा खेला है कि पाकिस्तान फंस गया है, पाकिस्तानी अवाम फंस गए हैं, ये एलीट को कुछ नहीं होता। इशू अब यही है कि दुनिया में हमारी कहानी, फसाने, ड्रामे, नलायकी, सब चीज़ें ओपन हो चुकी हुई हैं। तो ये वो वक्त है कि जहाँ पे हर बड़ा आगे नहीं पीछे हटे और सबको रास्ता दे निकालने का। जैसे मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था कि जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में तरीके से जमा कराया है पीटीआई ने, और उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने नाराजगी का इजहार किया जब शाह महमूद ने कहा नहीं हम रास्ता नहीं देते, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे तो पार्टी के अंदर से कहा गया कि तुम पता नहीं कहीं बिक गए हो या क्या हुआ है और मैं टाइम नहीं दे सकता, जबकि फवाद साहब का कहना था कि जी ज़रूर दें टाइम आप सुप्रीम कोर्ट को। जैसे इलेक्शन कमीशन ने वो जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे 29वें दिन दी, लेकिन वो रास्ता देने के लिए नज़रसानी की अपील की, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उनका पब्लिक स्टांस ये है कि हम 3-0 को नहीं मानते। तो उसका रास्ता ये निकाला गया कि अगर अपील गवर्नमेंट करेगी तो फिर ये नहीं कह सकेंगे, लिहाजा जहां काबीना में मंजूर किया, पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपील की, तो वो सबको थोड़ा थोड़ी फेस सेविंग मिल रही है। तो रास्ता अगर बनाना है, एक दिन का इलेक्शन कराना है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो समझते भी हैं और हैं भी मकबूल हैं, तो उनको धमकी लगाने की बजाय बड़े सुकून के साथ इलेक्शन का रास्ता लेना होगा। वो जितने सख्त होंगे उतने इलेक्शन से दूर होंगे, उनकी अपनी ज़ात भी इलेक्शन से दूर होती चली जाएगी, उनके केसेस मौजूद हैं। और वो जो है ना कि सबको बराबर रास्ता दें, तो नवाज शरीफ को इनकी फरमाइश पे आज इनके अपने साथियों ने कहा है कि क्या क्या इनकी फरमाइशें थी कि नहीं नहीं उसको अंदर भी करना है, उसे आउट भी करना है, इलेक्शन से भी करना है, और वो कुछ कराया गया। वो चीज़ें अब छुपी नहीं हुई हैं कि अब आप ये कहें कि जी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया था और आज आपकी इस्टेब्लिशमेंट से आप क्या मुतालबे कर रहे हैं। आप कभी कहते हैं जी मैंने इसको पर्चे में दिया, पंजाब गवर्नमेंट आपकी थी, आपने पर्चे में नामजद करवा लेना था ना। अगर आप हुकूमत में होते हुए कहते हैं सब कुछ जनरल बाजवा करते थे, तो आप आके क्या कर लेंगे फिर? मतलब आप तो कहते थे अगर मैं होता नवाज शरीफ की जगह पे तो कान से पकड़ के आर्मी चीफ को निकाल देता, आपके तो फिक्रे थे। लेकिन आप तो कहते रहे कि जनाब इससे अच्छा अजीम जर्नैल, मुहिब्बे वतन और जमहूरी जर्नैल कोई नहीं, और आज सबसे बुरा जनरल बाजवा है। यानी आप पे फिर ट्रस्ट लेवल किसी का क्या होगा कि आप जिससे काम लेते हैं उसको रगड़ के रख देते हैं। जब आपका मंशा निकल जाए, आपकी मर्जी हो जाए, तो आपके नजदीक वो बंदा रद्दी की टोकरी है। और आप उसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए कि आप किसी से भी काम लेने जब जा रहे हैं, वो अभी मैं एक वो आ रहा था कि जी वो कामरान खान ने बल्कि ट्वीट किया और बात भी की कि जी सिर्फ वो वाहिद आदमी है जहांगीर तरीन जो एक दिन एक लफ्ज नहीं बोला इमरान के बारे में और उसको अपने पैसे भी लगाए, सब कुछ कराए। तो ये वो हकीकत है जो इमरान खान ने सबको यूज करके साइड पे फेंक दिया। तो खान साहब को अब समझना चाहिए कि वो लोग जो इनके लिए इस्तेमाल हुए, जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया, वो सब एक हो चुके हैं और वो आपको समझ चुके हैं। अगर आप धमकी लगा रहे हैं ना, तो धमकी 26 नवंबर की भी है, धमकी आपकी 25 मई की भी थी, अब भी आप कर लें, आपकी धमकियों में कोई नहीं आने वाला। आप रास्ता दें, रास्ता ले, इलेक्शन की तरफ चलें। सवाल इसी से मुतल्लिक आपसे करना चाह रही हूँ। अब ये चूंकि 14 मई का फैसला तो मौजूद है, अब तौहीन पार्लियामेंट की भी खबरें आ रही हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट 14 मई के हवाले से क्या फैसला कर सकती है, इस पर भी बात हो रही है कि तौहीन अदालत भी पर भी जा सकते हैं। तो जाहिर है हम यकीनी तौर पर तो आमिर साहब बात नहीं कर सकते, मुमकिनात पर बात कर सकते हैं। तो आपको लग क्या रहा है, क्या होगा ये 14 मई के फैसले को मद्देनजर रखते हुए? इंतखाब तो एक हफ्ता रह गया, होते हुए नजर नहीं आ रहे। बंदियाल साहब बहुत खामोश रहते हैं असम्बली के वहाँ पे अपने फ्लोर पे जो है, अदालत में भी। लेकिन कल जब वो जस्टिस कार्नेलियस के हवाले से जो सेमिनार था अक़लियतों का, उसमें वो कुछ बोले हैं। वो दो तरह से बोले हैं, एक ये कि जी फैसला मौजूद है और अपील ना हो तो वो ख़त्म हो जाता है और उसके असरात होते हैं, लेकिन अपील आ चुकी हुई है, ये बात उनको भी पता है। और जो उन्होंने अटार्नी जनरल से कहा था, तो उसका बदला तरीके से ये दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपील कर दी कि उनके पास भी तो रास्ता नहीं है ना। 14 मई को वो तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, पैसे भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो कहां से कराएंगे? इंतखाबी फहरिस्तें नहीं छप सकी, बैलेट पेपर तो दूर की बात है खरीदना या छापना। तो उन्होंने भी वो रास्ता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी देख ले। हाँ, अगर ये तौहीन अदालत लगाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है, वो अपना पार्लियामेंट के सामने किस तरह होगा। अब एक तारीखी जंग होने जा रही है कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया के साथ रही, अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही, पहली दफ़ा वो अलग अलग हो गए हैं। तो अब ये फैसले हो जाने चाहिए कि किसने क्या करना है। लेकिन जस्टिस कार्नेलियस 2 महीने पहले चले गए थे अपनी मुद्दत से,
और उन जो कल चीफ साहब ने खुद भी फरमाया, तो लोग दोनों तरह से देख रहे हैं कि एक असरात क्या होंगे, क्या वो जाने का इशारा दे रहे थे, क्या वो 90 दिन के ऊपर क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि 90 दिन तो 14 अप्रैल से खत्म हो चुके हैं, अब जितने भी दिन हैं वो सारे उसके ऊपर जा रहे हैं। और आइन में बहरहाल 90 दिन में केपी भी मौजूद है और आर्टिकल 254 भी है, जिसके तहत कोई भी काम जो आईनी मुद्दत में ना हो उसको किया जा सकता है, उसका रास्ता मौजूद है। फैसला अदलिया ने करना है, हम उसके ऊपर नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जैसे आपने सवाल किया मुमकिन असरात, उसमें वो तौहीन अदालत में किसी को भी बुला सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरीके से अमल किया है कि वो कैबिनेट से उन्होंने अप्रूव कर दिए पैसे और पार्लियामेंट से डिसअप्रूव करा दिए। उन्होंने कह दिया कि जी आप हमसे खेल रहे हैं, वो खेलने के लिए तैयार हैं इस बात के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नाअहल करना है 100 दफा कर दो, तो इस दफा तंग आमद जंग आमद है, तो ठीक है, जो जो इदारा खेलना चाहता है खुल के खेले, फैसले चूंकि पाकिस्तान के अवाम के लिए तो नहीं हो रहे, तो आए और लड़े, ठीक है। सही है फैसल साहब, ये बात तो आमिर साहब की 100% दुरुस्त है, ये फैसले अवाम के लिए नहीं हो रहे हैं, इनके अपने मफाद के लिए हो रहे हैं। तो फैसल साहब अब तो मीडिया तकसीम है, अब मैं आपसे पहले माजरत करूंगी, आप सबसे तज्जियाकार तकसीम है, कानून तकसीम है, आइन तकसीम है, सारे इदारों में तकसीम है और वाज़े तौर पर नज़र आती है, लोग उस पर बात करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात, यानी वो जो एक न्यूट्रल होने का तासुर था फैसल साहब, वो तो कहीं नज़र नहीं आता। फवाद चौधरी साहब ने खबरदार किया है कि ये तौहीन कर रहे हैं और आर्टिकल 6 की उन्होंने बात की है कि नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए, और हुकूमत कह रही है कि इदारों के खिलाफ जो इमरान खान बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी तैयार रहना चाहिए। तो इस सारी जंग से ये हासिल क्या करना चाहते हैं? फैसल से पहले छोटी सी बात, देखिए जी फैसल साहब सुन लें आमिर साहब की छोटी सी बात। जी आमिर साहब। जी ये इनकी छोटी होती है, कहने की जरूरत नहीं। देखिए तज्जियाकार अगर तकसीम ना हो ना, तो फिर वो बादशाहत के अंदर काम कर रहे होंगे कि जहां सब एक जैसा बोलेंगे। यही तो आज़ादी है जो हमें हासिल रहनी चाहिए और उसी की बात होती है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से अब लिया जाता है तज्जियाकारों को, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बाकायदा लिफाफा, यूथिया, वट ये आप ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। फैसल साहब, फैसल साहब जी, साफियों के तो आपको पता है अमाली ऐसे एक दफ़ा, अच्छा छोड़ें, बहरहाल ये माशरे में अब साफियों की ना कोई इज्जत नहीं रही, यकीन करें कोई इज्जत नहीं रही, कोई इज्जत ही नहीं है इंसाफियों की। सबसे ज़्यादा लोग है ना इस पर, अगर किसी को एक ज़माने में पुलिस की नौकरी को लोग बड़ा मायूब समझते थे ना कि पुलिस वाला 2 नंबर होगा, अब साफियों को समझते हैं कि साफी 2 नंबर होगा, हो या ना हो। बहरहाल देखिए, सियासी लड़ाई नहीं हो रही, कोई जमहूरियत के लिए लड़ाई नहीं हो रही, किसी इखलाकी बुनियादी लड़ाई नहीं हो रही, किसी किरदार की बरतरी के लिए लड़ाई नहीं हो रही, अना की जंग हो रही है, अना की जंग, एक दूसरे पर बरतरी हावी होने की जो है वो जंग हो रही है, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने की जंग हो रही है। अगर जंग सिर्फ यहीं तक रहती ना तो फिर भी शायद बर्दाश्त हो जाती, मामला इससे बहुत आगे निकल गया, क्योंकि जितने भी फरीक हैं ना वो बड़ी बेरहमी के साथ और सफाकी के साथ लड़ रहे हैं, और वो अपने मुखालफिन पर इतने ख़तरनाक हमले कर रहे हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, इनकी बुनियादों को, इनके दरो दीवार को, इनकी रिवायतों को, सबको जो है वो बलिया मिट करके रख रहे हैं। और इसका एक बुनियादी सबब है जी, इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि तमाम फरीक़ैन ने सोच लिया अगर मैंने कमज़ोरी दिखाई, मैं हल्का पड़ा, तो सामने वाले ने तो मुझे बख्शना नहीं है। ये मोहल्ले की जो लड़ाइयाँ होती है ना, उसका भी बुनियादी असूल यही होता है। पता नहीं यहाँ किसी में लड़ी या नहीं लड़ी, आमिर साहब ने शायद लड़ी हो, ये मोहल्ले में भी होता है भाई, सामने वाले को हल्का ही ना, सामने वाले ने पलट के चमाटी मारना है। ये बिल्कुल गली मोहल्लों की तरह, जो गली मोहल्लों की लड़ाइयों की तरह जो होती है ना, उसी तरह की जो है ना ये इस वक्त जो है ना वो लड़ाई हो रही है। अभी मैं कल एक इस्लामाबाद के एक बहुत सीनियर साफी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि परवेज इलाही का जो घर के ऊपर जो बख्तरबंद गाड़ी चलाई गई, वो बमकसद परवेज इलाही को कोई मैसेज देना नहीं था, उनको कोई गिरफ्तार करना नहीं था, बल्कि वो कुछ इदारों के सरबराहान को पैगाम देना था कि अगर तुम हमारे सामने खड़े हुए तो हम तुम्हारे साथ करेंगे
और इससे ज्यादा सफाकी से करेंगे। और वक्त गाड़ी से ज्यादा बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं। हाँ, तो तोप ही बची ना, फिर तो तोप से उड़ा देंगे ना, और क्या बचा, तो ये उड़ा देंगे। देखिए कितना खतरनाक बात है कि काश अब इनसे आप पूछें, ये जो जंग है, ये जो इदारे आपस में लड़ रहे हैं, आप इन लोगों से भी पूछे ना कि भाई तुम लोग जो लड़ रहे हो, तो इस जंग का जो फतह होनी है, और फतह का म्यार क्या है, ठीक, कौन किस बुनियाद पर जीतेगा, ये भी नहीं पता किसी को। ये भी किसी को नहीं पता कि भाई इसमें जो कोई फतह होगी तो उसकी फतह किस बुनियादों पर होगी, ये भी नहीं पता। और जुल्म देखें कि जो इस कौम का इस वक्त जो हशर हो रहा है, इस कौम के जो मसाइल हैं, इन जो जंगी हैं, इनको जब जंगी बोलेंगे ना, जो हालत जंग में जो कुव्वतें मौजूद हैं, उनके उसमें जो जंग में शामिल ही नहीं है। ना बेरोजगारी, ना गुर्बत, ना महंगाई, ना फ्यूल की कीमतें, या बिजली की कीमतें, ना फाके, ना खुदकुशियां, कुछ भी शामिल नहीं है। लेकिन ये तो सियासतदानों के फायदे में है ना हालात। अब तो सियासतदान नहीं रहे ना, अब तो सभी लड़ रहे हैं, सिर्फ सियासतदान के, अब तो इदारे भी लड़ रहे हैं। ठीक, अब तो सब लड़ रहे हैं, बासर अफराद, बासर सियासतदान, बासर इदारे, सब जो है ना वो गुत्तम गुत्ता हो गए एक दूसरे को। और पता नहीं धोबी फटका कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, धोबी फटका, कोशिश में एक दूसरे को धोबी फटका जो है ना वो लगा दें। सही, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है, शिकस्त सिर्फ पाकिस्तान को होगी। अच्छा, ये अवाम तो आपको पता है इनके, तब ये तो फाका ज़दा कौम है, जो फाका ज़दा कौम होती है ना, उसके पास डुबोने के लिए कुछ नहीं होता। हमारे इस कौम की शिकस्त का कोई ऑप्शन ही नहीं। अब क्या, ये तो बिल्कुल ही एंड हो चुका है इस कौम का। इस कौम को तो नुकसान जितना पहुंच सकता था वो 70-80 सालों में पहुंच गया। इस कौम का तो कुछ तबाह नहीं होना, तबाह भी इन्हीं लोगों का होगा। जो नुकसान होगा ना वो भी इन्हीं लोगों का होगा जिनकी जेब में कुछ है, ठीक, जिनके बाहर कुछ है, जिनकी जेब में कुछ है, जिनकी जेब में कुछ नहीं है, हम जैसे गरीब लोगों का, हमें क्या होगा, तबका इशराफिया का नुकसान होगा जो आपस में लड़ रही है, हमारा आपका नुकसान नहीं होगा। आप बस आप तबका इशराफिया का जिक्र करते हैं, तबका इशराफिया के हंस पड़ते हो। जी जी आमिर साहब, ये अभी ISPR इमरान खान साहब ने जनरल फैसल नसीर के ऊपर इल्जामात लगाए हैं ना, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा वजाहत जारी की, इमरान खान साहब, और बड़ा इसको गलत करार दिया। जी बिल्कुल, मतलब मैं वो सीरियसनेस बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल, अभी ISPR की तरफ से ये जारी हुआ है। ठीक, बस मैंने कहा मैंने बस वो इधर मेरे सर नीचे था, मैंने अयाज खान को नहीं देखा था कि वो आ गए हैं सर जी, तो बेशक अब उनको दें फ्लोर आप। जी जी बिल्कुल, मैं अयाज साहब की तरफ जाऊंगी, लेट हो गया अयाज साहब, आप सवाल दोहरा देती हूँ। सर, ये आप सियासतदान हासिल क्या करना चाहते हैं? इदारों की तकसीम आपके सामने है, एक अदलिया को डिफेंड कर रहा है, एक तौहीन अदालत की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा स्टैब्लिशमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, कोई स्टैब्लिशमेंट के बारे में इस तरह की बातें जिसका भी जिक्र भी हो रहा है। तो इस सारे मामलात में क्या आप देख रहे हैं, इनको हासिल क्या होगा सियासतदानों को इस जंग से, और मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं इस सारी लड़ाई के? किन सियासतदानों की बात कर रही हैं आप? कौन से सियासतदान है इस मुल्क में? सियासतदान क्या करता है? उसकी सारी स्ट्रगल, सारी जिद्दोजहद किसके लिए होती है? जमहूरियत के लिए, आइन के लिए नहीं। मतलब अवाम तो खैर अब हमारे यहाँ कभी इम्पोर्टेंट रहे नहीं ब्रिगेडियर साहब, हमें मतलब हकायक को सामने रख के बात करनी चाहिए। और इलेक्शंस के लिए मतलब सियासतदान को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए होती है कि जी इलेक्शन हो, मैंडेट मिले लोगों का। यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ सारी एफर्ट इलेक्शन नहीं कराने, मतलब इनको आप सियासतदान कहती हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं तो इनको सियासतदान नहीं मानता। सर क्या करें, यही है हमारे नहीं पास। मतलब ये नहीं, ये है हमारे पास, तो फिर हमारा अल्लाह हाफिज है ना, फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मतलब एक सीधा साधा आइन की भी तशरीहें अपनी मर्जी से हो रही हैं कि ये जी नहीं जी ये आइन, हमारा आइन ये कह रहा है, दूसरे का आइन कुछ और कह रहा होगा। इस तरह नहीं चलते मुआशरे, इस तरह नहीं चलते मुल्क। ये सिर्फ तबाही का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। डिवाइड पहले तो लोग कहते थे ना इदारों में हो गई, हो जाएगी, डिवाइड हो रही है। अब डिवाइड हो चुके हैं इदारे, माजरत के साथ, माफ़ी के साथ। मतलब आपने कुछ नहीं छोड़ा, बहुत कुछ हुआ इस मुल्क में, आधा मुल्क हमने गंवा दिया, और भी बड़े सानहात गुजरे हैं। लेकिन इन हालात में जहां अब पहुंचा दिया गया इस मुल्क को, अल्लाह ताला माफ़ करे, कम से कम मैंने अपनी होश में नहीं देखा कि इस तरह से इस मुल्क के साथ किया गया हो कि मतलब वो इलेक्शन ही नहीं कराने जी, बस ठीक है जो मर्जी हो जाए। वो आज कोई लतीफ़ा चल रहा था ना कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला 15 मई को आएगा।
मतलब आपने हर इदारे को मजबूर कर दिया है भाई। मतलब आइन ने ही इख्तियार दिया है ना सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदमी होगा। आइन ने कहा है ना, आप नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि वो चीफ जस्टिस आपकी मर्जी का नहीं है। आप कहते नहीं हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस ले आओ, उसके बाद जितने फैसले होंगे हमें कबूल होंगे। इस तरह नहीं हुआ करता। खुदा न खास्ता हम एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं दुआ कि ज़रा सी चिंगारी की ज़रूरत है और बहुत खौफनाक चीज़ें हो जाएंगी। और किसी को मैं मतलब अब तो खैर कहना ही छोड़ दिया है किसी को, चूंकि इसका कुछ और खौफनाक होगा और मतलब आप क्या समझ रही हैं कि हो गया? मतलब लोगों के साथ जो हो गई, जो उनके आटे दाल का भाव जो भी कहा करते थे कि पता चल जाएगा, अब तो बात उससे आगे निकल गई है। लेकिन समझ नहीं आ रही, नहीं इसको समझना चाह रहे। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो हम बात करते हैं ना सियासतदान जी, इनका भी बेचारों का क्या कसूर होता है? ये चंद लोग होते हैं जो फैसले कर रहे होते हैं, बाकी तो वो भेड़ बकरियों का रेवड़ है। पीछे वो जिस तरफ चल पड़ता है वो अगले वाला, वो पीछे सारे उस तरह चल रहे होते हैं। हमारी सियासी जमातों में कहाँ जमहूरियत है कि लीडर सुन के और अपने फैसलों पे कोई अमल कर ले। तो माजरत के साथ अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने, मेरी तरफ से सारी जिंदगी ना कराएं, आप बैठे रहें, लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपकी लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी है। अब आप जितना इसको खींचेंगे उतना आपका भी नुकसान होगा और इस मुल्क को भी नुकसान। सही जी। इलियास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, पहले तो सबसे ये है कि हमने तो देखा नहीं कि अदारों को इस तरह बुरा भला कहना। तमाम सियासी जमातें जो भी हैं, सियासी गवर्नमेंट है, अपोजिशन है, जब ये अपोजिशन में होती हैं तो ये तनकीद शुरू कर देते हैं। तनकीद भी इस तरह नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि मुल्क को नुकसान हो जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वो बिल्कुल शुरू कर देते हैं अदारों में, अफराद को, सबको शुरू कर देते हैं। कभी जब ये इक़्तिदार में आते हैं, आप देख लें नून लीग की जानब से, जब नून लीग थी तो नून लीग करती थी, अब पीटीआई अपोजिशन में, पीटीआई उनको करती है तनकीद, अपने अदारों को बुरा भला, जो अदारा साथ चले उसके साथ देता है। सियासी पार्टियों का काम है अपना मंशूर लेके आना, मंशूर के ज़रिए आवाम को बताना कि उससे जमहूरियत को फ़रोग़ देना, मुंतखब करना। ये काम नहीं है कि अदारों को तोड़ना अपने अदारों को, बल्कि अदारों को मजबूत करने के लिए अदारों की इस्लाह करनी है। उस पर इस तरह तनकीद तो नहीं करनी पूरी दुनिया में। पहले आपने अपनी पूरी दुनिया को बताया, जब आप 3.5 साल इक़्तिदार में रहे, आपने दुनिया को बताया कि लूट के खा गए, ये कर गए, रिकवरी एक पैसे की नहीं हुई। सही क्या हुआ? उस पर उल्टा पैसा लगाया, उस पर आप भाई आपकी गवर्नमेंट थी, आपने करना था, आपसे नहीं हुआ। वो अब देखें, वो आए तो वो आके कहते हैं इन्होंने करप्शन की, रोज़ पर्चे, रोज़ ये दुनिया भर में तमाशे बने हुए, सब क्रिटिसाइज पाकिस्तान पर हो रही है। ये वो बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी अवाम का नहीं सोच रहे, अवाम को फंसाते जा रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। और ये किसी को नहीं है, इंतखाब में वो जीतना चाहते हैं, हर कोई अपना हार नहीं चाहता, अना की जंग है। और जब तक ये लड़ते रहेंगे, जब तक ये जीत नहीं जाते, जब तक इनको आज यकीन दहानी मिल जाए कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, ठीक तो बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं होगा तो ये इसी तरह लड़ते रहेंगे। हालात तो अब ऐसे ही हैं। सन के फैसले जो करेगा वो अच्छा है, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ फिर मुख्तलिफ इकदाम सामने आएंगे। ये दोनों तरफ से आया, हुकूमत भी यही करे और अपोजिशन भी यही करे। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, सख्त इकदाम काम आए ना दोस्त मुल्कों की यकीन दहानियाँ। IMF ने एक बार फिर हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। प्रोग्राम की बहाली में ताखीर से बजट साजी का अमल मुतासर होने का खतरा है। हम सवाल ये रख रहे हैं, सारी सूरत हाल में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अभी तक इस मईशत को जो चलाया जा रहा है वो इस मईशत का गला घूंट के चलाया जा रहा है। वो IMF का प्रोग्राम और वो इमदाद जो अक्टूबर में आज से 6-7 माह पहले पाकिस्तान को मौसूल हो जानी चाहिए थी, जब वो मौसूल नहीं हुई, किसी दोस्त ममालिक की तरफ से इमदाद नहीं आई, तो इसहाक डार साहब ने मईशत का गला दबाना शुरू कर दिया। इम्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां लग गई, सनत का खाम माल आना बंद हो गया, यहाँ तक कि दवाइयाँ तक की इम्पोर्ट जो है उसमें दिक्कत आना शुरू हो गई, बेरोजगारी शुरू हो गई, महंगाई में इजाफा शुरू हो गया। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि करोड़ों लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं और हर हफ्ता जो गुजर रहा है इस PDM हुकूमत का, उसमें लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। और यही वो गलत बयानियां हैं, मुसलसल गलत बयानियां कि कतर से जी इमदाद आ रही है, सऊदी अरब से इमदाद आ रही है, चीन से इमदाद आ रही है, IMF से मुआहदा होने जा रहा है, सब झूठ निकला। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर के ऊपर तमाम असेंबलियों को तहलील करके वफाक में भी केयर टेकर हुकूमत के हवाले किया जाए।
नाज़रीन, IMF का मुआहदा एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। हुकूमत की जानिब से 19 फरवरी से मुसलसल ये दावे सामने आ रहे थे कि मुआहदे के लिए तमाम पेशगी शराइत को पूरा किया गया और मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। प्रोग्राम की बहाली के लिए दोस्त मुल्कों की जानिब से $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की भी यकीन दहानी करवाई गई थी, मगर वो भी नाकाफ़ी करार दे दी गई है। 17 मई को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, मगर मीटिंग में पाकिस्तानी प्रोग्राम को एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया। IMF ने हुकूमती इकदाम पर अदम एतमाद और दावों की नफ़ी कर दी और ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान को मई और जून में $3.7 अरब कर्ज वापस करने का प्लान देना होगा। आलमी इदारे ने ज़र मुवादा के ज़खायर 2 माह की दरामदाद के मसावी करने और बैंक कर्जों पर शरह सूद भी 25% तक लाने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट अगले माह बजट पेश करने जा रही, लेकिन इससे पहले स्टाफ लेवल मुआहदे में ताख़ीर से बजट साजी का अमल भी मुतासिर हो सकता है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल यह है कि IMF प्रोग्राम में अब जिस तरह से ताख़ीर हो रही है, आपके ख्याल में बजट से पहले ये ताख़ीर हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल बन सकती है? इंतहाई अहम मौके पर अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं और अब क्या IMF के मुतबादिल कोई और ऑप्शन है जो हुकूमत इस्तेमाल करेगी? आप देखें, जो अभी ISPR ने प्रेस रिलीज़ दी है कि 1 साल से मुसलसल इमरान खान पाक फ़ौज के सीनियर अफसरों के ख़िलाफ़ मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अपने चहीते आर्मी चीफ़ को उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक पहले करार दिया। अब दुनिया का हर वो काम जो इमरान खान साहब ने किया उसके ज़िम्मेदार सिर्फ जनरल बाजवा हैं। इस हुकूमत के आने के बाद मुसलसल वो पीछे लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से, अब हमाद अदर की आपने इतनी तवील गुफ्तगू सुनाई, तो आखिर में एक मुतालबा उनको ये भी करना चाहिए था कि इसके बाद हमें इंस्टॉल कर दिया जाए, हम दोबारा आ जाएं। जो दूध शहद की नहरों की कसर इसहाक डार ने छोड़ी थी वो ये आके पूरी कर लें। यहाँ पे आप जब तक कोई काम इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ अब नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। IMF बिल्कुल क्लियर है कि वो हमें रास्ता इसलिए नहीं दे रहा कि हम चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं और वो आपको रगड़ा देने पे आया हुआ है। जो प्रायर कंडीशंस थी वो भी पाकिस्तान ने पूरी की। कुछ लोग कहते हैं जी कि अभी $3 अरब और मांगे हैं उन्होंने, वो इसहाक डार साहब ने बताए नहीं हैं, वो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो भी हैं। तो वो तो IMF तो पीछे नहीं हटता, एक दिन भी वो इधर बयान देते हैं, उधर वो तरदीद कर देते हैं, वो इसकी भी कर देते हैं कि नहीं है जी, यहाँ पे स्टेबिलिटी है ही नहीं। आप मुल्क बचाने के लिए इंपोर्ट्स पे भी पाबंदी लगा रहे हैं, यकीनन उससे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी मुतासिर हुई है, लोगों का रोज़गार भी गया है, लेकिन क्या मुल्क नहीं बचाना? क्या आप जो रोज़ाना मुजाहरे और जलसे जुलूस करते हैं, आप ख़त लिखते हैं, आपके ख्याल में आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? ये तो नहीं कर सके, तो आप खिदमत कर रहे थे और आप खिदमत कर रहे हैं। ये सब ने मिल के हम सबको रगड़ा लगाया है, जिसका नतीजा ये नहीं भुगतते। इन सब की आमदनियाँ, हुक्मरान हो या आज का अपोजिशन लीडर जो बाहर बैठा हुआ है, इन सब की आमदनियाँ यकीन मान लें। वैसे तो वो कहते हैं मेरी आमदनी कोई नहीं, लेकिन असासे उनके भी प्राइम मिनिस्टर बनने के 2 साल के बाद मतलब वो कोई 10 गुना बढ़ गए, हर साल बढ़ते चले गए बगैर कोई वो कमेंट्री करते हुए। पैसे उन्होंने भी बनाए, वो कैसे बनाए, वो केसेस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, हो नहीं रहा। लेकिन इशू ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को रगड़ा आ गया है। इनको किसी एलीट क्लास को बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न को नहीं शामिल कर रहा, वो तो बेचारा वैसे शामिल हो जाता है। मतलब इन लोगों को परवाह ही नहीं है, क्योंकि इनका है डॉलर, इनके हैं पाउंड, इनके हैं यूरो, जो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कि इनकी आमदनी बढ़ जाती है। जो हमें कायदे आज़म के नोट के साथ लगा के इन्होंने पीसा जा रहा है बकायदा चटनी की तरह, वो सिलबट्टे पे जो रगड़ा दिया जाता है, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है कि जी करें क्या, खाएं क्या। वो कहते हैं ना, गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, कुछ है ही नहीं हमारे पास, आप किस चीज का बजट बनाएंगे? ठीक है, फिर वो होगा जो जमहूरियत में होता है, फिर आप एक अच्छा सा खुशनुमा बजट देंगे, क्योंकि आपको इलेक्शन में जाना है फिर। जी, अब इस पार्ट के लिए हमारे पास वक्त कम है, तो आप सब थोड़ा टाइम का ख्याल रखिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, बात यह है कि आप बड़ी क्लियर ड्रॉ देखें, इस वक्त इकोनॉमी क्या है, अवाम भूखे मान रहे हैं, बजट नहीं लग रहा, कंडीशन लगा दी है, 17 मई के बोर्ड में उन्होंने शामिल किया, वर्सेस कन्फ्रंटेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कहीं तो कोई ड्रॉ करे ना। यही मैं बात करता हूँ, हुकूमत को चाहिए कि अपने जाती मफादात या पार्टी या पॉलिटिकल अज़ाइम को साइड पर रखे, आपके पाकिस्तान के अवाम ने आपको सेलेक्ट किए, आप कम अज़ कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, अदारों में तनाव ख़त्म करें, और फिर यूनाइटेड इकट्ठा एक पाकिस्तान का एक मैसेज आए असम्बली से कि जी इस वक्त ये हालात हैं, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये हमारी प्रॉब्लम है। बट नोबडी इज पुश्ड, नोबडी इज पुश्ड, झूठ पे झूठ और इधर लड़ाई पे लड़ाई, ये कंडीशन है। सीरियस सिचुएशन इज वेरी सीरियस। आई विश कि अभी भी वक्त है कि हमारे सियासतदान समझ जाए। जी फैसल साहब।
देखिए दो बातें इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान जो है उन्होंने इदारों के ऊपर जो है वो हमले कर दिए, इदारों की वो बुनियादों से खेल रहे हैं, वो जो कौमी सलामती के इदारे हैं उन पर वो ऐसे सवालात उठा रहे हैं जिसकी कोई माजी में कोई मिसाल रवायत नहीं मिलती। लेकिन बात यह है कि क्या नून लीग ने ये कोई इस कौम के साथ एग्रीमेंट किया था कि जब तक इमरान खान जो है वो खामोशी के साथ घर में नहीं बैठेंगे हमने इस कौम को मसाइल से नहीं निकालना। आप ये बोल के हुकूमत में आए थे, आपने ये बताया था कि इमरान खान ने ज़रा सा भी शोर किया तो फिर हमारे बस में कुछ भी नहीं होगा। भाई ये कोई जवाब है कि इमरान खान क्योंकि अमन कायम नहीं करने दे रहे, वो इंतशार पैदा कर रहे हैं, इसलिए हम कौम को मसाइल से जो है ना वो नहीं निकाल पा रहे। भाई अगर इमरान खान मसाइल पैदा कर रहे हैं, भाई गिरफ्तार करो ना, कार्रवाई करो उनके खिलाफ, या हमें लेक्चर मत सुनाओ, हमें तकरीरें मत सुनाओ। आप कोई तो एक ऐसा मसला बताओ ना 11-12 महीने में आपके आने के बाद हल हुआ हो। अरे मैं दूसरी बात, एक आखिरी बात, आपके पास टाइम कम है, जो इतने आपने टैक्सेस लगा दिए कि हमने IMF में जाना है, ये इसकी कीमत में इजाफा, उसकी कीमत में इजाफा, और भाई जब आपको वहाँ जाना ही नहीं था, वो उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, कौम पे किस बात का आपने अजाब डाल दिया था, इसकी सजा कौन भुगतेगा? ठीक जी, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब जाहिर है ये अब हुकूमत किस तरह से मामलात को आगे चलाएगी, फाइनेंशियली तौर पर क्या क्या ऑप्शन है जो इस्तेमाल कर सकेगी, यही सवाल हम रखेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अब अयाज खान साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, आप हमारे साथ सुनिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब IMF प्रोग्राम में ताख़ीर, अब गवर्नमेंट बजट भी ज़ाहिर है सर पर है, और फिर पहले भी हम बात कर रहे थे इंतखाबात के लिए वैसे इनके पास पैसे नहीं है। अब IMF ऑलरेडी ताख़ीर पे ताख़ीर हो रही है उस प्रोग्राम को लेने में, तो अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या इस्तेमाल ऑप्शंस कर सकती है जिससे मुल्क को इस मौशी बहरान से निकाल सके? गवर्नमेंट के साथ जो ऑप्शन थी सारी उसने इस्तेमाल कर ली है। अब मेरा नहीं ख्याल को ऑप्शन बची है बाकी। ज़ाहिर है आपने वो इम्पोर्ट्स जब बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी लगाई, आपकी एक्सपोर्ट्स पे ऑटोमेटिकली पाबंदी लग गई। आपने सरवाइव तो कर लिया इतना सा, लेकिन कब तक सरवाइव करेंगे? ज़ाहिर है IMF के बगैर तो फिर दुनिया आपके साथ नहीं जाएगी। फिर आपको बजट पेश करना है, और आप चूँकि बज़िद है कि बजट भी हमने ही पेश करना है, तो बजट पेश करने के लिए तो फिर IMF को तो भूल जाएं। और जब IMF को भूल, देखें ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब आपके चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने भी आपसे कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप इलेक्शंस में जाते, जिसको भी मैंडेट मिलता वो आके अपना बजट पेश करता। लेकिन चूंकि आपने तय किया हुआ है कि हमने तो आखिरी दिन तक जब तक कोशिश कर सकते हैं इक़्तिदार को बचाने की वो बचाएंगे, इसलिए बड़े खुशकुन शायद बजट में नारे लग जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो आपके कौमी ख़जाने के हालात हैं उसमें आपको बहुत बड़ा रिलीफ भी दे सकेंगे आवाम को। लिहाजा मुतबादल हमेशा एक ही रहेगा IMF का, महंगाई मजीद महंगाई। जी इलियास साहब, देखिए जी, अब इनको तो पता है कि इन्होंने जो शराइत वगैरह उन पर अमल दरामद किए, लेकिन वो देखना चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो उनसे बात करे उस पर अमल दरामद करे, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट की जानब से जो नई शराइत उन पर पूरी की उस पर देखते हैं। अभी वो देख रहे हैं बोर्ड की जानब से हर मीटिंग अटेंड की, हर बात उनकी मानी, उन्होंने सख्त से सख्त कंडीशनलिटीज़ रखी, इन्होंने अमल दरामद करने की पूरी कोशिश की है। वही बात थी, अगर उन्होंने देना कुछ नहीं था तो इतना आवाम पर कितना बोझ डालने की क्या ज़रूरत थी। पेट्रोल देखें, अभी तक गवर्नमेंट को बेसिकली वही चला रहे हैं, आवाम ही चला रही है इस वक्त। ये सियासतदानों का कोई काम नहीं है, आवाम अपना खून निचोड़ के दे रही है ताकि मुल्क चलता रहे। तो वही सूरत है, मुल्क और सियासतदान चलते रहें। सियासतदानों के गवर्नमेंट चलाने के लिए सारा खर्चा जो है बाहर से नहीं, अब यहाँ ही से किया जा रहा है। अब देखना चाहिए कि बाहर से जो वादे तो कर रहे हैं कि रोज़ लेके आएंगे पैसे, ये करेंगे वो करेंगे, कितनी देर तक होगी? चाइना ने तो रोल बैक कर दिए थोड़े से कर्जे वगैरह। अब देखना है कि IMF की जानिब से कि पैसे इनको चाहिए था कि अगर एक नहीं हो रहा तो दूसरी जगह जाके कुछ ना कुछ तो उनसे बातचीत करते, लेकिन इनको दे ही नहीं रहा कोई। तो इसके लिए यही है कि अपने पाँव पर खड़ा होना सीखें। अगर इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो इसको इनको चाहिए कि 1960-65 वाली पॉलिसियाँ छोड़ के ना अब नए तरीके से चलें। अपने दोस्त ममालिक से, हमसायों से, उनसे सीखें कि उन्होंने किस तरह चलाया। मोदी रोज़ एक ना एक बात जो ज़रूर करता है कि जी हमारे रिज़र्व्स वगैरह पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देखें उस उधर भी ये जो बिलावल साहब के सामने भी हमारे रिज़र्व पर क्रिटिसाइज़ किया गया, नहीं है हमारे पास रिज़र्व। दुनिया में सबसे यानी कि हमारा बुरा हाल है।
तो आप देखें हम IMF के पास बार बार जा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो नहीं हमारी बात ही नहीं सुन रहे। सही है। बयास साहब, एक ज़िमनी सवाल जाते जाते, कोई मुतबादल है IMF का हुकूमत के पास? ये जिस तरह इलियास साहब कह रहे हैं कि हम तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बना ही नहीं सके, तो शॉर्ट टर्म में भी क्या कोई मुतबादल इस्तेमाल कर सके? बहुत अरसा पहले हमें कर लेना चाहिए था। जो टैक्स नेट में नहीं है लोग, आप यकीन करें यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अरबों की प्रॉपर्टीज बना ली, लेकिन वो टैक्स बिल्कुल नॉमिनल देते हैं। आप कह रहा मेरा टैक्स तो एट सोर्स कट जाता है ना। उनको जब आप मतलब आपने बहुत देर कर दी इसको, जो आपने मईशत को डॉक्यूमेंटेड करना था, उसमें बहुत ताखीर कर दी। अभी भी बेशुमार लोग ऐसे हैं, लेकिन अब आपकी रेट ही इतनी नहीं है कि आप उन पर टैक्स लगा सकें। इसलिए तरले मिनटों से काम चलेगा और महंगाई बढ़ती रहेगी हमारे लिए, हमारा शायद टैक्स भी मजीद बढ़ जाए। इससे हट के और कोई मुतबादिल नहीं है गवर्नमेंट के पास। इन्होंने सारा जो कोशिश करनी थी ये वो कर चुके हैं, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा इनको। बिल्कुल आपकी बात दोस्त है, अब ये तरले ही हैं। बहरहाल जी, अभी भी वक्त है, इनको कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे एटलीस्ट कोई ऐसा मुतबादिल ही ढूंढ लें। अगर IMF का प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार होता जाएगा तो आवाम के लिए तो जीना ही मुश्किल है पहले ही, और मज़ीद होता जाएगा। ज़ाहिर है वो सारी जो महंगाई है, वो सारा जितनी भी शराइत हैं जो IMF के मुआहदे के साथ जुड़ी होती हैं, वो अल्टीमेटली आवाम उससे सफ़र करती है। तो बहरहाल जी, हुक्मरानों को गोश्त के नाखून लेना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।